नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्योर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अध्याय 10 अध्याय 9 तक पहले से करा दिया गया है। प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखेंगे अध्याय 10 में है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत से उस आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? सही आंसर है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों क्या कर सकता है? किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 mm प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनता है दर्पण की फोकस दूरी। तो इसको बना सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे हम आंसर बताते चलेंगे और ऑप्शन होगा -20 सेमी, 20 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? सही आंसर है इसका जब बीम दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है, किसी प्रकाश किरण के माध्यम से बी में गमन करते हैं तो दर्शाया गया है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ए किधर है, यहाँ वाला ए है और ये बी है। पूछा क्या है? गमन करता ए सापेक्ष तथा माध्यम बी। तो इसका आंसर बताना है, इस क्या हो जाएगा? तो ये मान देखना है, ये ए का मान कितना हो जाएगा? ए यहाँ 30 डिग्री है, इसका मान हो जाएगा √3 और 60 डिग्री का रूट, तो ये मान रखेंगे तो आ जाएगा बाय में। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई प्रकाश किरण दर्शाए गए अनुसार माध्यम से ए बी में प्रवेश करती है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। तो यहाँ भी चित्र देख के बना सकते हैं आंसर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया है कि प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों ए तथा बी से आपतित होकर प्रकाश छिद्रों सी तथा डी से बाहर निकलते हैं। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इस प्रकार से दर्शाया गया है, ए से कहाँ जा रहा है? बी, और उसके बाद सी, उसके बाद डी से क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। यहाँ से आके यहाँ से ऐसे बाहर हो रहा है। तो पूछ रहा है कि बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? इसमें से क्या होगा यही बताना है। तो इसमें क्या होगा? कांच का एक आयताकार स्लैब होगा, तभी ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी चित्र दिया गया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दर्शाए गए अनुसार कोई प्रकाशपुंज बॉक्स में फलक ए यहाँ से छिद्रों से आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? देखिए इस प्रकार से आ रहा है और एक जगह आके फिर से यहाँ क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब ऐसा होगा तो यहाँ से आने के बाद एक जगह हो रहा है, तो ऐसा कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस, देखिए एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सही है यही बताना है। 0.25 m फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होता है, ये सही है। ये 0.25 में फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता -4 होती है, ये नहीं होगा। और यहाँ भी ये भी नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मान सकते हैं? तो ऑप्शन देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन होता है 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर अपसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बीम को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने? तो कहाँ रखना होगा? ये रखना होगा दर्पण से 30 सेमी दूर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा निश्चित रूप से दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो ये केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण और केवल समतल दर्पण, सभी से उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? इंपॉर्टेंट देखिए ये क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, किस पर लागू होते हैं परावर्तन का नियम? तो ये होते हैं ये सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु से कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ के 4 विद्यार्थियों ABCD के चित्र इतना में दर्शाया गया अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है ये चारों ABCD चित्र में दर्शाया गया, आरेखित किया गया, इनमें से कौन सा सही है? आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मोड़ेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेंजीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है। आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही है? आपतित यहाँ पे बताना है, इसमें से कौन सा सही होगा? आपतित किरण बोल सकते हैं या आपतित, तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए ए में दिया गया है, यहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद आपतित ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ से आने के बाद इस प्रकार यहाँ ए पी ए सी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस पर चित्र में देखिए दर्शाया गया है अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही है? आपतित प्रकाश, तो आपतित प्रकाश क्या होता है या डिफिनेशन याद रखेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। तो ये चित्र ए में आपतित यहाँ से आने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा की जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग साइज के समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पण के संयोजन का क्रम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है अवतल, समतल और उत्तल। अवतल, समतल और उत्तल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्या होगा? अवतल में क्या दिखेगा? सिर बड़ा दिखेगा, और समतल में मध्य भाग साइज क्या दिखेगा? समान दिखेगा समतल में, और उत्तल में क्या दिखेगा? छोटा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? अत्यधिक छोटा, तो अत्यधिक छोटा किस में होता है? उत्तल में होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, सभी में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब देखेंगे अगला चैप्टर अध्याय 11। अब देखेंगे अध्याय 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 2 m से अधिक दूरी पर स्थित बिंदु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है, जिसकी क्षमता क्या होगी? तो ये होगा -5 डायोप्टर, इसको डायोप्टर में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है?
मतलब उसको क्या हो रहा है, दूर का दिख रहा है, तो कौन सा दोष हो जाएगा, विद्यार्थी को नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रिज्म ABC है आधार BC के साथ विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज 11.1 चित्र यहाँ पे दिया गया है चित्र। इस प्रिज्म पर आपतित नीचे दिए गए प्रकाश प्रकरण में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा वर्ण आकाश के वर्ण के तदनुरूपी है, तो यही बताना है। यहाँ पे फिगर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा यही बताना है। तो इसमें से आंसर होगा ये वाला, ये 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब क्या हो जाता है, तब होता है प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित होती है। जब इंद्रधनुष बनता है तो क्या होता है, बारिश भी होगा और धूप भी उगा रहेगा, सूरज, तभी इंद्रधनुष बनेगा। तो ये आंसर इसमें से क्या होगा, क्या किस कारण से होगा, अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होगा, इंद्रधनुष में प्रकाश परिघटना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो ये क्या है, टिमटिमाने का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। टिमटिमाने का कारण क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो इसमें देखना है, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में, वायुमंडल में प्रवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों पर प्रकाश द्वारा अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि इसमें से बताना है। तो नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित होता है, नहीं। परावैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाते हैं, नहीं। वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णन होता है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से सही आंसर बताना है। तो लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, तो इसमें सही बताना है, सर्वाधिक गमन करता है, ये नहीं होगा। हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश से तीव्र गति से गमन करता है, ये भी नहीं होगा। श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि यह अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण प्रकाश का क्या होता है, ये अधिकतम क्या होगा, न्यूनतम प्रकीर्णन होना चाहिए, न्यूनतम प्रकीर्णन होगा। तो यहाँ देखिए, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित में परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका क्या होता है, आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल जो दिखने लगता है आसमान में, सूर्य के समय, उगते समय और डूबते समय। निम्नलिखित में परिघटना में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, तो प्रकीर्णन का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांशतः अपवर्तनांक कहाँ होता है, कहाँ होगा अपवर्तनांक, तो ये स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या हो जाती है, तो ये होती है शिथिलता
शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता नहीं। क्या करेगा वो? निकट की वस्तु को ही देखेगा। दीर्घ दृष्टि वाला पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखेगा नहीं। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। हाँ, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, ये भी गलत। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अध्याय 12। अब देखेंगे अध्याय 12 में दिया गया है विद्युत। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चित्र के अनुसार 3 विद्युत परिपथों में कोई सेल, प्रतिरोध, कुंजी तथा एमीटर भिन्न प्रकार से व्यवस्थित है। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा बताना है। तो इसका आंसर होगा अधिकतम। यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला यहाँ से ये प्लस होगा, इधर से जाएगा प्लस, यहाँ फिर से माइनस, दोनों हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं और ऐसे ही। तो इसमें से बताना है आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ये होगा, ये वाला 2 वाला। क्या होगा? अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी चित्र में दिया गया है 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकताओं के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो इसमें से होगा सभी प्रकरणों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी दिए गए धातु के तार वैद्युत प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। तार की क्या, किस पे? लंबाई पे, मोटाई पे, आकृति पे या पदार्थ की प्रकृति पे? तो ये पदार्थ की प्रकृति पे करेगा निर्भर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है किसी विद्युत बल्ब फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग कितनी होगी? तो इसको यहाँ पे आंसर बताना है। 16 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 20, 10 पर पावर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परिपथ को पहचाने जिसमें वैद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित है। मतलब सही क्रम इसमें कौन सा है, यही बताना है। ये वाला देख सकते हैं, नहीं है ये वाला ऑप्शन। ध्यान से देखेंगे, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये 2 वाला हो जाएगा। यही वाला सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, इसका उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है 1 ओम, 1 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 5 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1/25 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों की श्रेणी को उचित रूप से निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है? अधिकतम प्रतिरोध होना चाहिए। इसका चित्र देखना है और आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, अधिकतम प्रतिरोध इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला इसमें दिख रहा है ज़्यादा, ये इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इसमें भी। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता को निरूपित करता है, कौन सा निरूपित कर रहा है? इसमें से आंसर बताना है। तो किया गया कार्य बटे विद्युत गुना समय। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई एल तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध आर है की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के नियंत्रण तार के 3 नमूनों के VI ग्राफ आलेखित है। यहाँ देखिए ये वाला दिया गया है।
चित्र दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सत्य है। इसमें क्या बोल रहा है कि R1 R2 R3 प्रतिरोध तो इसमें क्या होगा, बराबर होगा या उससे बड़ा होगा या उससे कम होगा, यही बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए R3 से छोटा R2 होगा, R2 से छोटा R1, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो यह मानिए कि ताप अपवर्तित रहता है, तो क्षैतिज ऊर्जा कितनी वृद्धि होगी। तो इसको बनाना होगा, डायरेक्ट इसका आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 300%। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तित नहीं होता है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होगा, कब परिवर्तन नहीं होगा, जब प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप बल्ब ए बी सी जिनके अनुक्रमांक 40 वाट 60 वाट तथा 100 वाट है, पराश्रय क्रम में संयोजित इनकी चमक के संबंध में कौन सा कथन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध जिनमें प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम तथा 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5S में कितना ऊष्मा क्षय होगा। इसको भी बनाना होगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा 20 जूल। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर चालित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभोग करती है, इसके लिए किस अनुक्रम के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो किस तार का करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 5 एम्पियर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक है तो इसमें से आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में संयोजित हो इनमें से समान धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, किस प्रकार से विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जा सकता है। तो ये वोल्ट मीटर को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अब देखेंगे अध्याय 13। अब देखते हैं अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही नहीं है यही बताना है। तो देखिए, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस पर वो किसी और चुंबक दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव से संकेत करता है। तो उत्तर और दक्षिण करता है, तो ये सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र की होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा वक्र की होती है, ये भी सही है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ है तो वह शून्य से क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करता है, या नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षित प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता को कोटि दर्शाई जाती है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चित्र यहाँ पे देखना है ध्यान से और आंसर बताना है। कुंजी निकालकर परिपथ को खोलकर क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींची तो रेखाएं कैसी होंगी। देख सकते हैं चित्र में दिया गया है, इसका आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के समांतर सरल रेखा, केवल पृथ्वी तक का चुंबकीय क्षेत्र ही उपस्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कागज के तल लंबवत तल में रखे वृत्ताकार पास में कुंजी को बंद करने पर धारा प्रवाहित होती है। बिंदु ए तथा बी जो कागज के तल में तथा पास के अक्ष पर है से देखने पर पास में प्रवाहित धारा क्रमशः वामावर्त तथा दक्षिणावर्त है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी ए की ओर संकेत करती है। परिणामी चुंबक का उत्तर ध्रुव उस फलक पर होगा जो निकट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदु ए। ये क्या कर रहा है,
ये संकेत दे रहा है भ्रांति या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर संकेत करती है। वास्तविकता यह है कि उत्तर से निर्गत होती है तथा दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबी सीधी परिनालिकाओं के धारा प्रवाहित करने पर इसके दो सिरों पर नॉर्थ तथा साउथ ध्रुव बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य प्रकथन है? इसमें कौन सही नहीं है ये बताना है। परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं सरल रेखा के रूप में होती है, जो यह स्पष्ट करता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। परिनालिकाओं के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे के टुकड़े परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने पर किया जाता है। ये भी होगा। परिनालिकाओं के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न से भिन्न है। ये नहीं होगा। परिनालिकाओं में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर नॉर्थ तथा साउथ ध्रुवों की अदला बदली होती है। हाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये भी सही होगा। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया, ध्यान से एक बार देख लीजिए। उसके बाद बताना है बाएं से दाएं ओर संकेत करते हुए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र चित्र के अनुसार इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा अनुभव बलों की दिशाएं क्या होगी? तो आंसर इसका क्या होगा? चित्र देख लेना। दो कागज पर के तल की ओर संकेत करते हुए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक मोटरों में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? देखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसका उपयोग किया जाता है। इसमें पूछा है नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर बताना है। याद रखना है करने वाला भी। आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए विद्युत चुंबक होता है। हाँ ये भी सही है। किसका नहीं किया जाता है पूछा है। विद्युत वाहिनी कुंडली में चालक तार के फेरों की प्रभावी अधिकतम संख्या होती है। आर्मेचरों को घूर्णित करने के लिए अस्थायी चुंबक होता है। ये नहीं होगा। कुंडली को लपेटने के लिए नर्म लोहे या कोड होते हैं। हाँ तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी नहीं होगा और ये सभी होगा। तो ध्यान रखना है होने वाला। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे ग्रुप डी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए दर्शाया गया है फिगर में, चित्र में, यहाँ से इसको देख लेना ध्यान से। पूछा है व्यवस्था दो कुंडली किसी अचालक बेलनाकार छड़ पर लिपटी है। आरंभ में प्लग में कुंजी नहीं लगी है। इसके पश्चात प्लग में कुंजी लगाकर फिर हटा ली जाती है, तब क्या होगा? तो ये क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में सदैव विक्षेप शून्य रहता है? नहीं। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होता है, परंतु यह शीघ्र समाप्त हो जाता है तथा प्लग को हटाने पर यह कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होते हैं तथा जो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं वे विक्षेप समान दिशा होते हैं। नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होते हैं, हाँ, जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। ये भी सही है। ये विक्षेप विपरीत दिशाओं में होते हैं। हाँ होते हैं। तो यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये असत्य प्रकथन बताना है। तो इसमें क्या होगा? प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम एक सरल नियम है। मतलब दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी। तो इसमें आंसर बताना है और ये क्या होगा? सरल कौन असत्य है यही बताना है। कौन सा सही नहीं है? सही नहीं वाला बताना है। तो ये तो सही है। धारा चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। और देखते हैं दिष्ट धारा प्रवर्ती धारा का यह अंतर। दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा अपवर्तित रूप से उत्क्रमित रहती है। ये भी क्या हो रहा है? सही हो रहा है। भारत में प्रतिवर्ती धारा में प्रत्येक 1/50 सेकेंड के पश्चात दिशा परिवर्तित होती है। ये क्या होगा? ये गलत होगा, क्योंकि भारत में प्रतिवर्ती धारा कितना होता है? आवर्तीय। प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती कितना होता है? ये होता है 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज होता है। इसकी दिशा प्रत्येक चक्र में 2 बार परिवर्तित होती है।
अतः प्रत्येक 1/100 सेकेंड हो जाएगा। 100 सेकेंड के पश्चात दिशा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है, चित्र ध्यान से देखना है, आंसर बताना है। कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व के पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। उत्तर से दक्षिण, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो आंसर बताना है इसका, ध्यान से देखिए और बताना है आंसर इसका क्या होगा। तो ये होगा तार के ठीक नीचे होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबी सीधी धारावाही परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। आंसर इसका भी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, सभी बिंदुओं पर समान रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभक्त वलय द्विकरण परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू सधित्रों को लघु पथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इस घरेलू संयंत्र को लघु पथन तथा अतिभारण से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है फ्यूज का उपयोग। और फ्यूज किसका बना होता है आप लोग बताएंगे, और क्यों ये उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता होता है इसीलिए। तो आप देखेंगे अध्याय 14। अध्याय 14 में दिया गया है ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोत है। मतलब कि फिर से इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता तुरंत। और नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें से आंसर बताना है। तो ये क्या होगा, लकड़ी, सूर्य, जीवाश्म ईंधन, पवन। तो ये क्या होगा, जीवाश्म ईंधन। इसको तुरंत फिर से और नवीकरणीय ऊर्जा के ये स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है अम्लीय वर्षा जीवाश्म ईंधनों के जलने, वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मुक्त होने पर। तो ज़्यादा याद रखना है ये नाइट्रोजन और सल्फर। और अम्लीय वर्षा किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपको बताना है। साउथ की तरफ होता है और कहाँ होता है आपको बताना है, किस महीने में होता है आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में कौन उपयोग होने वाला ईंधन है। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है, यही बताना है। इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तापीय विद्युत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है। जल विद्युत संयंत्र में क्या होगा, संचित जल की स्थितित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। तो सौर ऊर्जा का होगा, सौर ऊर्जा होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। तो ये महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि नाभिकीय ऊर्जा जब उपयोग करते हैं तो समस्या कौन कौन सा आता है और उसमें से प्रमुख समस्या कौन आता है, यही बताना है। तो ये उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें, यही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर का कौन सा भाग पौध घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सही आंसर हो जाएगा कांच की सीट, कांच की सीट। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है, तो ये है मैथेन, CH4 मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा किस प्रकार किस पे होता है पवन ऊर्जा में, तो ये होता है पवन के वेग पर निर्भर करता है। पवन के वेग पर निर्भर करता है, गति पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सही प्रकथन चुनिए, इसमें कौन सा सही है यही बताना है। तो सूर्य को ऊर्जा अक्षय असीम स्रोत के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ। पृथ्वी के भीतर जीवाश्म ईंधन के अनंत असीम भंडार नहीं। जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण न फैलने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। देखिए, जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण न फैलने वाले ऊर्जा स्रोत हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब पवन का यूज करेंगे और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। नाभिकीय शक्ति संयंत्रों को अपशिष्ट का निपटारा आसानी से किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र से अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पवन शक्ति के संदर्भ में असत प्रकथन का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा सही नहीं है यही बताना है आंसर। खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है, सही है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है, ये नहीं है, कहीं भी हो सकता है। पवन चक्की की पंखुड़ियों को टकराने वाली पवनें पवन चक्की में घूर्णन उत्पन्न करती है, इस प्रकार प्राप्त घूर्णन का उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। पवन चक्की की पंखुड़ियों घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत जनित के टरबाइन को घुमाना है। हाँ, तो इसमें से कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, यही पूछा था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन असत्य प्रकथन है, इसमें भी गलत बताना है कौन सा गलत है। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैव मात्रा ईंधन प्राप्त हो। हाँ, ये सही है। जब फसलों वनस्पतियों का अपशिष्ट आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होता है, ये नहीं होगा। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बचती है, ये भी क्या है, सही है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, जैव अवयव अत्यधिक धुआं उत्पन्न होगा तथा अत्यधिक राख, यही गलत होगा, ये दोनों सही है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। हाँ, जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन नंबर ये डी भी सही है। तो इसका आंसर कौन होगा, गलत वाला, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब देखेंगे अध्याय 15। अध्याय 15 में दिया गया है हमारा पर्यावरण। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है खेत। क्या है, कृत्रिम परितंत्र है। तालाब, झील और वन ये सब क्या है, प्राकृतिक है। नेक्स्ट है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, अपघटक होता है या उत्पादक होता है, यही बताना है आपको आंसर। तो यह क्या होगा, मांसाहारी होगा तीसरे का, शाकाहारी क्या होगा दूसरा। उससे पहले क्या होता है, जैसे घास होता है, फिर शाकाहारी खाएगा, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खा जाएगा, इस प्रकार से परिघटना होता है। तो इसका कि तीसरे स्तर का पोषी कौन होगा, मांसाहारी होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। परितंत्र में कौन शामिल होगा, सही आंसर इसका जीवधारी और निर्जीव दोनों होगा, जीवधारी और निर्जीव दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो पहले क्या होगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खा जाएगा, मेढक को सांप खा जाएगा, सांप को बाज खा जाएगा। तो कब यहाँ पे पूछा है कि 5 kg जूल बताइए उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, ये 5000 kg जूल होगी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निवकरणीय पीड़कनाशियों तथा प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में
एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? ये जैव आवर्धन कहलाएगा, जैव आवर्धन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पर घटते जाना किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? किस रूप में जाएगी? तो रासायनिक ऊर्जा में जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी उच्च स्तरीय पोषी स्तर के जीव जो निम्न स्तर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? तो ये क्या बनाएंगे? आहार जाल बनाएंगे। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? एक दिशा में होता है, एकाधिक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव जब यूवी किरणों की अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो सकता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र क्षति, फेफड़ों की क्षति, त्वचा कैंसर, आमाशय से लेकर अल्सर। तो यूवी किरणों से त्वचा कैंसर होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है तो 3 वाला ऑप्शन देखिए 2 है, 1 और 2 तो हो ही नहीं सकता है, इसमें से बताना है। अब देखिए, प्रतिरक्षा, अगर त्वचा खराब होगा तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति भी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों के केवल गैर जैव नवीकरणीय वस्तु शामिल है? सही आंसर है, सही आंसर इसमें 2 है तो 2 खोजना होगा, पॉलीथीन प्रत्यालक्ष पीवीसी और प्लास्टिक बैकेलाइट डीडीटी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, 12 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सी सीमित करता है? कौन सी सीमित करता है? तो उच्च स्तरीय पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, यही बताना है। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते नहीं, उत्पादक स्वयं अपना भोजन और कार्बनिक यौगिक से तैयार करते हैं, सही है। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, हाँ ये भी होता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? बी वाला, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है यही बताना है। तो इसका देखिए, घास शेर खाएगा क्या? शेर खाएगा? नहीं खाएगा। घास शेर खाएगा? घास शेर खरगोश भेड़िया, क्या बोल रहा है? संगठक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लव, मानव, मछली, टिड्डा, ये भी नहीं, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। देखिए, उसके बाद भेड़िया, घास, सांप, भेड़िया, घास, सांप, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं होगा। मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा, ये भी होगा। क्या पूछ रहा है? श्रृंखला संगठक नहीं है, श्रृंखला संगठक नहीं है। इसमें आंसर बताना है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित ऊर्जा की प्रतिशत लगभग कितना होता है? सही आंसर है 1% होता है। देखिए, चित्र में दिया गया है, यहाँ चित्र ये इसमें इस जगह देखिए दिया गया है, पूछ रहा है कि पिरामिड में विभिन्न स्तर पोषी स्तर दिखाए गए हैं, बताइए कि किस पोषी स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ पर इसमें मिलेगा? तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, T1 में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। देखिए T1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नीचे दी गई आहार श्रृंखला में यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। देखिए घास, हिरण, बाघ, तो हिरण को निकाल देंगे तो क्या घास बाघ खाएगा? नहीं। बाघ समिष्ट में वृद्धि होगी, घास समिष्ट घट जाएगी, बाघ घास खाने लगेंगे, बाघ समिष्ट घट जाएगी और घास समिष्ट में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक डी आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हिरण हट जाएगा तो घास तो बाघ खाएगा नहीं और बाघ क्या होगा? मर जाएगा, और बाघ मर जाएगा और घास क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में अपघटक है? सही आंसर है, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेढक टिड्डे को खा जाते हैं तो ऊर्जा रूपांतरण किस दिशा में होगा? तो ये आसानी से बता सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गैर जैव नवीकरणीय पदार्थ की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब अध्याय 16 देखेंगे। अब देखेंगे अध्याय 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर ही है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे दी गई सूची में उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जल, विद्युत, वायु और मृदा। तो क्या है? विद्युत क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो वन होगा, क्योंकि ये घटते जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि एक ऐसी उपयोगी वस्तु है जो क्या है? प्रकृति की एक ऐसी देन है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गंगा नदी में कॉलीफॉर्म की जीवाणु के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रमुख कारण क्या है? तो ये जल में अधजली लाशों का प्रवाहित होना। ये भी एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किसी नदी के तट पर जहां अनेक फैक्ट्रियां के बाह्य स्राव आकार जल में प्रवाहित हो रहे थे, एकत्रित किए गए जल नमूनों pH 3.5 से 4.5 की पारस में अम्लीय पाया गया। निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी फैक्ट्री के बाह्य स्राव के कारण नदी का जल का pH कम हो गया? साबुन और अपमार्जक, शीशे की बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री, प्लास्टिक के पायलों का निर्माण करने वाली फैक्ट्री और अल्कोहल की फैक्ट्री। तो इसमें से pH अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ये याद रहेगा तो आप आसानी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? शीशे की बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवण जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक pH पारस कौन सा है? तो ये pH मान कितना होता है? 0 से 14 होता है, 0 से 14। और ये 7 क्या होता है? 7 होता है उदासीन। 7 से इधर जाएगा तो क्षारीय और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, यह ध्यान में रखना है। pH स्केल का मान होता है 0 से 14। अब इसका आंसर बता देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक pH सहायक पारस कितना होगा? सही आंसर हो जाएगा 6.5 से 7.5। नेक्स्ट है, वे 3 R कौन है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक हैं? तो ये क्या है? कम उपयोगी, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, यह वह जैव विविधता से संबंधित कुछ कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो जैव विविधता की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें से आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? ये जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीज। ये क्या होगा? सही होगा। क्या पूछ रहा है? सही वर्णन हो रहा है। जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला पादप जात, ये नहीं होगा। जैव विविधता वन में अपेक्षाकृत अधिक होती है। हाँ,
जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली एक विशेष स्पीच वस्तुओं की कुल संख्या, ये नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2, 1 और 2, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 8 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिए गए कथनों में उन कथनों को चुनिए जो दीर्घ उपयोगी विकास की संकल्पना का सही वर्णन है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, ध्यान से देखना है। ये पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध वृद्धि, हाँ ये सही। पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना, ठीक है, ये सही है। उसके बाद पर्यावरण को होने वाली क्षति की सीमा की चिंता किए बिना, ये गलत है। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सभी विकास कार्यों को रोक देना, क्या बोल रहा है, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सभी विकासों को कार्य रोक देना, ये गलत है। ऐसी वृद्धि जो सभी प्राणधारियों को मान हो, हाँ ये सही है। तो कितना है, 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया और पौधे की केवल एक ही स्पीशीज की खेती की जाती है। पद्धति प्रोत्साहित करती है, किसको प्रोत्साहित करता है, क्षेत्र में एकल कृषि को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सफल वन रक्षक क्रियानीति में क्या शामिल होना चाहिए। ये होना चाहिए सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही आंसर है। चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन है, सा है। तो चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये आप लोग को बताना है, और कहाँ किया गया था ये भी बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या मिला था इससे सीख, मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश या सीख बोल सकते हैं, क्या मिला, तो इससे मिला वन संरक्षणों का प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, हमारे देश में नर्मदा नदी के आर पार बांधों जैसे टेहरी बांध, अलमानी बांधे की ऊंचाई बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए कथनों में से सही कथन चुनिए जिनसे इस बात का संकेत मिलता है कि जो हो कि बांधों की ऊंचाई बढ़ने के क्या परिणाम होंगे। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए 2 आंसर है, ध्यान से इसको देखना है, आंसर क्या होगा। क्षेत्र के स्थलीय पादप जात और प्राणी जात पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, हाँ। क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर की अव्यवस्थित हो जाते हैं, ये भी क्या सही है। खेती के लिए उपयोगी जमीन अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती है, ये भी सही है। इसमें लोगों को अस्थायी नौकरी मिल सकेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GAP संक्षिप्त रूप को पूरा कीजिए। मतलब पूछ रहा है GAP का पूर्ण रूप क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान से देखना है। इसका होगा गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन चुनिए। इसमें से गलत कौन सा है यही बताना है। आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, सही है। दीर्घ उपयोगी विकास में वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दीर्घ उपयोगी संचित विकास प्राधिकरणों के दृष्टिकोण का कोई ध्यान नहीं, ये गलत है। दीर्घ उपयोगी विकास दीर्घकालिक आयोजित और अस्थायी विकास होता है। तो इसका आंसर गलत कौन सा हो रहा है, सी, तो यही सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक साधन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पूछ रहा है, प्राकृतिक साधन नहीं है, ध्यान देना है। आम का वृक्ष, सांप, पवन, काष्ठ, गिरी। देखिए सांप और पवन तो सभी में ध्यान चल जाएगा, आम का वृक्ष और काष्ठगिरी में फंसेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आम का वृक्ष भी क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन, ये काष्ठगिरी, यही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत कथन चुनिए। इसमें भी गलत कथन बताना है, ध्यान से देखना है और आंसर बताना है। देखिए वनों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। वनों में अपेक्षाकृत अधिक पादप जैव विविधता पाई जाती है, हाँ। वनों में मृदा संरक्षण नहीं होते हैं, गलत है, में होते हैं। वनों के जल संरक्षण होता है, हाँ होते हैं वनों से जल संरक्षण, ये भी सही होगा। तो कौन गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा।
यही सही आंसर है। बंगाल में अरावाड़ी वनों में से किसकी बहुलता पाई जाती है? बंगाल के अरावाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। इसका आंसर क्या होगा? तो ये साल होगा। और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव ये जिसे ग्राम कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा में सबसे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये होगा पश्चिम बंगाल में होता है, पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन, इसका आंसर क्या होगा? साल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है? इसमें पूछा है नहीं होने वाला। तो वनों उन्मूलन से नहीं होगा, ताप बिजली घर से होगा, वनों का ह्रास और वर्षा में कमी ये भी होगा, ऐसी फसलों की खेती करना जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये भी। कौन सा नहीं होगा? वनों उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, बड़े बड़े बांधों के निर्माण किए जाने पर विरोध किसके कारण होता है? किसके कारण विरोध होता है? ये होता है सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, पर्यावरणों के और उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खादीन बॉक्सिन आहार और कट्टा के प्राचीन संरचनाएं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ये किया जाता है जल संरक्षण, जल संभरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के उस सही संयोजन को चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होते। ध्यान देना है, यहाँ क्या पूछा है? नहीं होने वाला। तो नहीं होते हैं। पवन, महासागर और कोयला होते हैं। केरोसिन, पवन और ज्वार, ये क्या होगा? पवन, काष्ठ और सूर्य, यही क्या होगा? काष्ठ इसमें दे गया, तो यही सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परहरितेशी क्रियाकलाप चुनिए। तो इसका आंसर बताना है। सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बाढ़ के पानी में जलमग्न नालियों के आर पार छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी रोकने के लिए, देखिए इसमें दो ऑप्शन है, तब तो ध्यान से देखना है। इसमें देखेंगे सिंचाई के लिए पानी रोक सकते हैं, ये नहीं हो। पानी अधिक आ जाएगा तो क्या होगा? पानी रोक के रखते हैं और मृदा कटाव नहीं होता। हाँ, ये सही हो जाएगा। भूजल का पूर्ण भरण हो जाता है, ये भी सही होगा। पानी के अस्थायी तौर पर रोक कर रखते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर है। पूरा बुक कंप्लीट करा दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।